हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। केवीएस का सिलेबस आप सब ने देखा होगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी टॉपिक हैं वो आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्ट ऑफ इंडस वैली, जो कि यूनिट फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट ऑफ इंडस वैली। आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए, कि जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसके पीरियड की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है, तो पुराने समय में जितनी भी चीज़ें हमें मिलती थी, कोई भी महल है, कोई किला है, या फिर कोई भी जैसे खुदाई में कुछ चीज़ मिली है, तो उसका कोई भी पर्टिकुलर टाइम कोई नहीं बता सकता। सब इतिहासकार जो भी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, जो भी हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है वो सबसे पहले देखिए, मार्टिन व्हीलर के अनुसार इसे 2500 बीसी से 1500 बीसी माना गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अर्नेस्ट मैक की बात करें तो इन्होंने माना है इसका 2700 से 1700 बीसी। उसके बाद देखिए, कार्बन डेटिंग जो पद्धति आती है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइम है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। उसके बाद जो प्रोफेसर मार्शल थे उनके अकॉर्डिंग 3200 बीसी से 2700 बीसी भी इसका टाइम माना गया है। देखिए, और ये भी आपको इनमें से कोई भी टाइमिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस में आपको ये वाला याद करना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया है। उसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जो आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं ड्राइंग इनके, तो उसमें भी इनमें से कोई भी आ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे माधव स्वरूप वत्स हैं, उन्होंने 3500 से 2700 बीसी इसका माना है। ठीक है, ऐसे अलग अलग इतिहासकार जो भी हुए हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसका टाइम बताया है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हम 2500 से 1500 बीसी याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो इसकी जो लोकेशन है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में और भारत में, जो ये एशिया का ये भाग है ये वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, यानी कि इसका जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो लगभग 1500 मील में ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, इसके बारे में कुछ बातें हैं, और ये जो भी टॉपिक हैं, जितनी भी जो लाइनें दी हुई हैं, ये सब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। सब पॉइंट जो लाइंस हैं वो सब आपके क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता, तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख देवता वो थे पशुपति शिव। मोहरें मिली है, उस पर एक श्रृंगी बैल मिला है, और पशुपति शिव का हमें जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये जो पॉइंट्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कई बार दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मृण पात्रों की सभ्यता इसे कहा जाता है। उसके बाद पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि को चित्र लिपि या फिर चित्राक्षर लिपि, ये इसकी लिपि थी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि 396 चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जो लिपि थी यहाँ पर चित्राक्षर लिपि, उस लिपि में 396 चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सिंधु लिपि से प्राप्त सबसे बड़े लेख में 17 चिन्ह थे। देखिए, आप ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप अपने पास रखिए। जो जो पॉइंट आपको लर्न है बहुत अच्छी बात है, जो याद नहीं है आपको वो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट्स बनाइए। जो पॉइंट आपको लर्न नहीं है उन्हें लिखिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए,
और जब भी आपको रिवीजन करना हो आपके क्विक जो रिवीजन नोट हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए सिंधु लिपि जो है वहाँ के जो सबसे बड़े लेख मिला है उसमें 17 चिन्ह थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में पीपल पेड़ का सर्वाधिक अंकन मिलता है, इसके अलावा बबूल का भी यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन जो मेन माना जाता है वो यहाँ पर पीपल वृक्ष को माना जाता था। सिंधु सभ्यता में वृषभ का, ठीक है, एक श्रृंगी बैल जो है या वृषभ, उसका सर्वाधिक अंकन मिलता है मोहरों पर। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर चाक बनाए जाते थे, ठीक है। जो मिट्टी के बर्तन थे वो चाक पर बनाए जाते थे। उसके अलावा जो अगर हम वस्त्र की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र यहाँ पर मिलते थे। उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि सिंधु सभ्यता पर कौन सी सभ्यता का प्रभाव था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष ये मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो लिपि है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। पहले यानी दाएं से, जो फर्स्ट रो है उसमें दाएं से स्टार्ट करके फिर लेफ़्ट में आएगी और फिर जो सेकंड रो आएगी उसमें लेफ़्ट से जाके फिर राइट को। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मनोरंजन के साधनों की अगर बात करें हम कि लोग अपना एंटरटेनमेंट किससे करते थे, तो यहाँ पर पासे का खेल होता था, शिकार ये लोग करते थे, नृत्य करते थे या पशुओं की लड़ाई, ये सब इनके जो है फेवरेट जो मनोरंजन के साधन हैं, जो टाइम पास है, वो सब यहाँ पर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके अलावा देखिए कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे छोटा स्थल माना जाता है वो है अल्लाहदीनो, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा की, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसे खोजा था 1878 में, जो श्री कर्निंघम थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन इसकी खुदाई जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। एग्ज़ाम में आपको यही मोस्टली पूछते हैं कि इसकी खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये की गई थी। उसके बाद रावी नदी के तट पर है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट भी की है तो सबसे पहले आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है और बहुत बेसिक हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी जो लोकेशन है ये है मोंटगोमरी ज़िला पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, तो ये जॉन मार्शल जो थे उनके द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। अब हड़प्पा में हमें क्या क्या मिलता है, तो हड़प्पा में योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, ठीक है, ये सब हमें मिलते हैं। स्नानागार हड़प्पा में भी मिलता है और मोहनजोदड़ो में भी, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो सबसे बड़ा था और प्रसिद्ध भी वही था। उसके बाद जो अन्नागार है वो हड़प्पा का प्रसिद्ध था, ठीक है, हड़प्पा का प्रसिद्ध था और हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा था, इसमें कुल 12 कमरे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मोहरें मिलती थी वो टेराकोटा की मिलती थी। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा भी कई बार पूछ लिया जाए आपसे कि टेराकोटा क्या होता है, तो जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। एक इसमें ये पूछते हैं कि जो कलर होता था वो कैसा होता था, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये देखिए कि मूर्तियों का जो निर्माण है वो चिकोटी पद्धति के द्वारा किया जाता था। हड़प्पा का जो राजमार्ग है वो ईंटों का बना हुआ होता था। हड़प्पा राजमार्ग का जो फर्श होता है वो ईंटों का बना हुआ होता था, ठीक है। और उसकी चौड़ाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 33 फुट जो है वो उसकी जो जो आपका सड़क है, जो रास्ता था, उसकी जो चौड़ाई है वो 33 फुट होती थी। ईंटों के अगर आकार की हम बात करें तो ये एल आकार की ईंटें हुआ करती थी,
ठीक है। और ईंटों को बनाने में जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। बर्तन भांडों पर मानव आकृति नहीं मिली, ठीक है। जो यहाँ पर बर्तन मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं बर्तनों के, तो उन पर जो है किसी भी पशु पक्षियों के और इस टाइप से जो चित्रण है वो हमें देखने को मिलता था। और इनके अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि रहती थी, मतलब जो सरफेस रहता था, सरफेस ब्लैक रहता था, ठीक है, काला सरफेस रहता था। और उसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे तो चित्र यहाँ पर जो है लाल रंग से बनाए जाते थे। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ चुके हैं। तो सरफेस इनका काला रहता था, पृष्ठभूमि काली, और चित्र उस पर लाल रंग से बनाए जाते थे। उसके बाद देखिए बर्तन भांडे जो रहते थे उन पर मानव आकृति नहीं मिलती थी, ठीक है। और मृत्तिका पात्र के ढक्कन पर, यानी एक मिट्टी के बर्तन है उसके ढक्कन पर आलेखन में 2 हिरण अंकित थे, ठीक है। तो और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो काली और चित्रकारी उस पर लाल रंग से की गई थी। एक यहाँ पर पुरुष नर्तक का वो मिला है, पुरुष नर्तक का जो कि काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। नटराज का उसे घोतक मानते हैं, यानी नटराज का उसे सिंबल मानते हैं, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो ऐसा लगता है कि जैसे डांस के फॉर्म में हो। तो दाहिने पैर पर खड़ा हुआ है, दाहिने पैर पर खड़ा हुआ, बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ, ठीक है। माँ के साथ जुड़वा बच्चों की यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। सिर हिलाने वाले कुक्कुटमान मिले हैं, 2 टोंगी वृषभ, हाथी, गैंडा, सूअर, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया, ये सब यहाँ पर मिले हैं। 6 लड़ी का सोने के मनकों का हार भी हमें यहाँ से मिलता है। एक बोतल में काले रंग की वस्तु जो कि काजल का प्रतीक मानी जाती है, ये भी हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। अब हम अगर इसके अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते थे, ठीक है। एक तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और फिर दाह संस्कार। तो जब भी किसी की मृत्यु होती थी, डेथ होती थी, तब ये 3 प्रकार से उनका जो दाह संस्कार है वो किया जाता था। उसके बाद हड़प्पा में एक कब्र में एक ताबूत मिला है और यहाँ पर पशुओं के जो रंग जो है उसमें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी और उसके साथ ही पशुओं के पुट्ठे की जो हड्डी होती है उसको प्याली की तरह ये लोग यूज़ करते थे। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हमें हड़प्पा की ही देन है, ठीक है। तो ये सब बातें आप यहाँ से याद रखिएगा। एक घोड़ा गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई थी और माँ के साथ जो जुड़वा बच्चों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो काफ़ी फेमस हैं यहाँ से। और जो मोहरें मिली हैं यहाँ पर, जो सर्वाधिक मोहरें हमें हड़प्पा से देखने को मिलती हैं, और वो जो मोहरें थी वो बनी होती थी सेल खड़ी से। ये आप पॉइंट आप याद रखिएगा, सेल खड़ी से वो मोहरें बनी हुई होती थी। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये सिंध के लरकाना ज़िले में है। नदी की बात करें तो सिंधु नदी पर ये स्थित है। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन DSSB में आ चुका है, ठीक है। DSSB में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो को कितनी बार नष्ट किया गया था। तो 7 बार मोहनजोदड़ो को नष्ट किया गया था। कई बार इसके कारण भी पूछ लिए जाते हैं कि जो इनको नष्ट होने के क्या कारण माने जाते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति मिली है जो कि पत्थर में है। ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि वो मूर्ति जैसे नर्तकी की मूर्ति है वो कौन से मीडियम में बनी हुई है, या पत्थर की है, तांबे की है, किसकी है। तो इस टाइप से ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो जो दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है वो उसके नेत्र जो है वो पत्थर की बनी हुई है, नेत्र उसके समाधि अवस्था में है, ठीक है। जो उनका शोल्डर है उस पर वो एक त्रिफुलिया जो उत्तरीय ओढ़े हुए हैं, यानी कि आपने अगर वो फोटो देखी हो तो उसका जो शोल्डर है उस पर उन्होंने एक फ्लावर से शॉल टाइप का उन्होंने अपने कंधे पर डाला हुआ है। उसके बाद देखिए
पुजारी की जो मूर्ति है पत्थर से बनी हुई है, जिसके सर भारी हैं, सर भारी, जबड़े चौड़े, होठ उनके भद्दे हैं और तस्तरी नुमा उनके कान दिखाए गए हैं। एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति पत्थर से बनी हुई है। ये सबसे मेन है यहाँ पर। द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये 30, 29, 8 इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। इसका कहीं कहीं पर 30 इंटू 23 इंटू 8 ये वाला जो इसका साइज है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। आप दोनों ही याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो आए आप वो टिक कीजिएगा, ठीक है। तो 39, 29, 8 या फिर 30, 23 और 8 ये इसकी लंबाई चौड़ाई है विशाल स्नानागार की। स्नानागार के जो पश्चिम है उसमें बरामदा नहीं है, बरामदा इसके 3 साइड में है, ठीक है। सिर्फ पश्चिम में इसका जो बरामदा है वो नहीं है। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है और इस स्नानागार के 6 प्रवेश द्वार हैं। उसके बाद देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पशुपति की मोहर। ये देखिए, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। देखिए कि योगी की मुद्रा में, ठीक है, 4 पशुओं से आवृत देवता का अंकन है। चीता और हाथी दाईं ओर, गैंडा और भैंसा बाईं ओर। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। पहली बात इसमें ध्यान रखने जो बात है वो है कि कई बार ये पूछ लिया जाता है, डीएसएसबी जैसे ट्रिकी क्वेश्चन देता है, थोड़े से क्वेश्चन को अगर घुमा देते हैं तो उनमें ये पूछता है कि इनमें से कौन से जो एनिमल है वो राइट में है, कौन से लेफ्ट में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चीता और हाथी जो है वो राइट साइड में है, गैंडा और भैंसा जो है वो बाई साइड में है। नीचे जो इनके अगर हम बात करें तो इनके जो नीचे है वो हिरन बना हुआ है। पर फिर से देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसको भगवान शिव का जो अवतार है वो माना जाता है। उसके बाद देखिए, संगमरमर के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी की 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। टीकरे में नाव का रेखा चित्र यहाँ से मिला है। कुंभकार के 6 भट्टे व तांबे के ढेर, मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र यहाँ से मिला है। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान ही माना जाता है। अच्छा, एक जो स्नानागार है, जो सबसे बड़ा स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, उसके पूर्व में स्थित एक स्तूप है, ठीक है। उसकी पूर्व साइड में एक स्तूप है जो कि कुषाण काल का माना जाता है। कुषाण काल का वो निर्मित माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा।